नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगली स्पीकिंग। मैं हूं आशीष सिन्हा। आज के इस खास शो में हम आपको उस मेहमान से मिलाएंगे जो हमारे बीच का है, आम आदमी के बीच से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पद तक पहुंचे। आदिश सी अग्रवाल। अभी चुनाव हुए थे सुप्रीम कोर्ट में और आदिश जी ने उसमें जीत हासिल की और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। सर, जीत के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका स्वागत है। आम आदमी के बीच में आप रहे हैं, मैंने आपको पिछले कई सालों से देखा है, तकरीबन 2 दशक हो गए मैं आपको देख रहा हूं। आम लोगों के बीच में रहे, सीनियर डिग्नेट हैं, उसके बावजूद आप आम लोगों के बीच में, जो आपकी जर्नी रही है अभी तक का जो सफर रहा है, आपने मुफलिसी भी देखी है। ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत रिच फैमिली से आए हैं, बहुत किसी एडवोकेट फैमिली से आए हैं जहां पर बहुत बड़ा नाम कोई हो, ऐसा भी नहीं रहा है। बहुत नीचे से आप ऊपर तक आए हैं। इस सफर के बारे में थोड़ा सा देखिए, मेरे फादर भी एडवोकेट रहे हैं। ही वॉज टॉप मोस्ट क्रिमिनल लॉयर। प्रताप सिंह कैरो मर्डर केस में भी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। मेरे ब्रदर भी एडवोकेट हैं दिल्ली में और हम बड़े एक्टिव रहे हैं। ये ठीक है कि हमारा दिल्ली में कोई नहीं था। मेरे ब्रदर चैम्बर में रहते थे और मैं रोहतक से खाना लाता था, डेली पैसेंजर था और उनके चैम्बर में क्लर्क का काम करता था। और 320 नंबर बस से, पार्लियामेंट स्ट्रीट से, पटेल चौक से मैं शाहदरा वाली बस से जाता था। चलती बस में मैं उतरता था शाहदरा स्टेशन पर और जो दिल्ली से सियालदा वाली जो ट्रेन सियालदा जाती थी 4:40 पे, वो ट्रेन में शाहदरा से पकड़ के गाजियाबाद जाता था। लाइन ऑन लाइन, रिक्शा में नहीं। जो कोई 1.5 किलोमीटर वो हम कॉलेज जाते थे, एमएमएच कॉलेज पढ़कर 8:30 बजे हमारा कॉलेज बंद होता था। उसके बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आते थे 9:30 बजे और 1.5 घंटा वहाँ स्टेशन पर खड़े होकर 1 रुपये की कोई 10-12 पूरी आती थी, वो हम लेकर और पंजाब मेल से रोहतक में चला जाता था। रात के 12 बजे पहुँचता था, सुबह 6 बजे वापसी दिन की रोटी लेके घर से फिर आ जाता था। कभी आपने सोचा उस दौर में, जिस दौर में आप संघर्ष कर रहे हैं, इतना लंबा सफर तय किया करते थे बस से, कि देश की सबसे बड़ी अदालत की, सबसे बड़ी संस्था के प्रेसिडेंट बनेंगे? ये कभी नहीं सोचा था। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं बार काउंसिल, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसका मैं वाइस चेयरमैन बनूंगा और वो वाइस चेयरमैन बनूंगा जो कभी कोई चेयरमैन भी नहीं रहा। मैं एक्टिंग चेयरमैन रहा। दिल्ली बार काउंसिल का भी मैं वाइस चेयरमैन रहा, दिल्ली बार काउंसिल का चेयरमैन भी रहा। मुझे हर चीज बड़े संघर्ष से मिलती है, परंतु जब मिलती है वो ऐसे निखर कर आती है कि वही चीज पता चलती है कि ये कोई पोस्ट है। नहीं तो मेरे से पहले किसी को, आम जनता को, इवन पढ़े लिखे आदमियों को भी नहीं पता होता कि ये कोई पद होता है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। आदिश जी, मैंने देखा है इतने सालों में कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो भी हेड होता है, जो भी अध्यक्ष चुना जाता है, सीनियर लॉयर, वो एलीट क्लास से आता है। लेकिन आप उस क्लास से नहीं आए, आप नीचे से आए हैं। और आपके सामने जो चेहरे थे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बड़े चेहरे जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, उन चेहरों को हराकर आप आगे तक पहुंचे। ये आपका कहना बहुत गलत है कि उनको दुनिया जानती है। दुनिया उनको किस रूप में जानती है ये बात है। उनको जानती है कि लुटेरों के तौर पर, उनको जानती है कि पीएफआई के वकील होने के नाते, उनको जानती है कि प्रधानमंत्री को वो गाली दे सकते हैं और गाली देकर प्रधानमंत्री के फंड में फिर वो पैसे देते हैं बचने के लिए। ये लेकिन मैंने ऐसा काम नहीं किया। आपने उस भ्रम को तो तोड़ दिया ना कि एक आम आदमी जो है वो भी एससीबीए का प्रेसिडेंट बन सकता है। ऐसा नहीं है कि एलीट वक्त से ही छोड़ है। और ये भी मैं बता दूं, ये कहना आपका गलत है कि एलिट उनके साथ थी। 50% एलिट क्लास के जो हमारे सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने हमको वोट दिया है। इस बार जो वो हुआ है, ये अल्लाह का, रब का और भगवान का, सबका इकट्ठा मिलन हुआ है। जो ये सारे हिंदुस्तान की सारे मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद और ये जो ये हैं, अभी हम अजमेर शरीफ,
तो आप ये बता रहे हैं कि आप मतलब चुनाव से पहले ये सारे जितने भी आपने बांधे हुए रक्षा, आप हर जगह गए, चाहे मंदिर भी गए, गुरुद्वारे भी गए, मस्जिद भी गए, आप हाँ, सब जगह जाकर। सब जगह इसलिए गया हूं हाँ। कि जो इस तरीके की जो क्रिमिनल मेंटेलिटी रखते हैं उन क्रिमिनल मेंटेलिटी को ऊपर वाला ही रोक सकता है। जो हरेक ये कहता था कि आदेश को रोकना है, आज उनकी जबान बंद हो गई। इन्होंने पहले मीटिंग भी करी कुछ कैंडिडेट ने आपस में इलेक्शन के 2 दिन पहले कि नहीं आदेश जीत जाएगा इसलिए हमारे दोनों में से एक लड़ ले। वो नहीं हुआ। यहां तक हुआ कि आरएसएस और बीजेपी ने एक जो कांग्रेस का नॉमिनी था उसको सपोर्ट किया आखिरी दिन। वो भी उनका उल्टा चक्कर पड़ गया। उल्टा चक्कर पड़ गया। और अगर प्रधानमंत्री जी को ये पता चल जाए कि आरएसएस और बीजेपी के कुछ वकीलों ने जो हैं ये उस कैंडिडेट को सपोर्ट किया जो कि कांग्रेस का था और उस कैंडिडेट को नहीं किया कि जो कि प्रधानमंत्री जी के किताब का को ऑथर है, उसको नहीं किया, उसके खिलाफ काम किया, तो मैं नहीं मानता। लेकिन आदिश जी, मुझे ध्यान में है कि अब्राहम लिंकन का भी जिक्र अभी हम लोग कर रहे थे, मैं और राजीव जी। तो अब्राहम लिंकन भी तकरीबन 15 बार से ज्यादा उन्होंने चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीते। आप भी तकरीबन 8 बार से ज्यादा आपने, नहीं, 6 बार, 6 बार आपने चुनाव 6 बार, परंतु जितनी टोटल वोट से मैं हारा हूं उससे उन टोटल वोट को जोड़ लिया जाए, मैं जो जीता हूं 191 वोट से जीता हूं। हाँ। और वो उन सारी हार की वोट को आप जोड़ लो तो उससे ज्यादा है 191 वोट, उनसे ज्यादा है। ऐसा रिकॉर्ड कभी नहीं हुआ, कभी नहीं बना। अब जीत हार पे हमने चर्चा कर ली, अब मुद्दे पर आते हैं। बार और बेंच के बीच में जो समन्वय होगा उसको लेकर क्या कोई रोड मैप आदिश सी अग्रवाल ने बनाया है कि हम किस तरह से समन्वय बैठा के चलेंगे? हमारा बार और बेंच का जो समन्वय बहुत अच्छा रहेगा। जिस दिन हम जीते उसी दिन शाम को हमने मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर जस्टिस चंद्रचूड़ साहब से मीटिंग की और उन्होंने भी मुझे कहा कि जो भी बार की जायज डिमांड होगी वो पूरी करी जाएंगे। और मैंने भी उनको आश्वासन दिया कि जो कॉपरेशन आपको कभी कहीं भी, आप चीफ बॉम्बे के जज रहे, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, आप यहाँ जज रहे सुप्रीम कोर्ट में और आप चीफ जस्टिस हो, जो किसी भी बार से आपको सपोर्ट नहीं मिला उससे कई गुना ज्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो ज्यादा लंबे चीफ जस्टिस होता है वो एक नए काम करना चाहता मतलब जिनका टेन्योर ज्यादा लंबा होता क्योंकि है, जिसका थोड़ा टाइम होता है। हाँ। यहाँ हमने 4 महीने के चीफ जस्टिस देखे, 40 दिन के देखे, वो क्या करेंगे? वो कोठी तक में तो अपना जा नहीं सके। तो सरकार को ऐसे बनाने भी नहीं चाहिए। मेरा यह मानना है जिसका कम से कम 2 साल की या कम से कम 1 साल के हम विचार करेंगे कि 1 साल का जिसका टेन्योर चीफ जस्टिस का नहीं है उसको हमको चीफ जस्टिस नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि वो कुछ ना कर पाता है, ना वो करने की हिम्मत रखता है, ना वो तो यह है कि अपना टाइम पूरा कर लूं, मेरा स्टेचर ये हो जाए, मेरे बच्चे ग्रैंडसन ग्रेट ग्रैंडसन ये लिख सकें कि माय एल्डर्स वर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब आपने ग्रैंडसन पर आ गए हैं, अब आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, कोलिजियम सिस्टम पर भी आ जाते हैं। कोलिजियम सिस्टम को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में हमेशा ठनी रहती है, वजह क्या है? देखिए, जो मेरा ये मानना है, मैं सरकार के काम को भी मैंने 10 प्रधानमंत्री के अंतर्गत भारत सरकार का काम भी देखा है। मैं राजीव गांधी से लेके आज तक मैंने इनके मोदी जी के टाइम में कोई रिन्यू नहीं कराया, क्योंकि मैं मेरा ड्यूटी जो है प्रधानमंत्री जी की किताब का को ऑथर ब्रिटिश ऑथर के साथ और फिर अमेरिकन ऑथर के साथ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो परंतु मैंने सरकारों को काम करते देखा और मैंने प्रधानमंत्रियों को काम करते देखा है। मैं प्रधानमंत्रियों के साथ विदेश यात्रा में भी उनके डेलीगेशन में रहा हूं। मुझे मोदी जी के साथ जाने का मौका नहीं मिला, परंतु कहने की बात और होती है और
असली कराने की बात और होती है। लेकिन आदिश जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं, मेरा सवाल मैं वही दे रहा हूं बड़ा सिंपल कि सा है। कोलिजियम सरकार भी असलियत में, जो मेरा ये मानना है, वो नहीं चाहती है कि ताकत उनके पास आए। नहीं, क्या आदिश अग्रवाल बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज? मैं क्या तो आम आदमी बनेगा? मैं नहीं, आम आदमी बनता रहा है। संख्या कितनी, जस्टिस संख्या कितनी होगी उनकी? वो परसेंटेज ज्यादा में है। अगर देखें तो आज आप देखेंगे वो ज्यादा है आम जन। वो यहाँ जस्टिस बालाकृष्णन बने, जस्टिस सदाशिवम बने हैं, इनके कोई पीछे कोई उनके ना फादर थे ना ग्रैंड फादर थे। ये आम उसमें से निकल के आए और उस कास्ट से थे जिनको इग्नोर करा गया, परंतु उनको भी मौका मिला। ये जो पोस्ट है ये कोई देता नहीं है, ये उनके भाग में लिखी हुई होती है। ना कोई चीफ जस्टिस रिकमेंड जब करता है, चीफ जस्टिस नहीं देता, उनके भाग में जो होता तो चीफ जस्टिस बुला के उनका नाम रिकमेंड करता है। कोलिजियम, मेरा ये मानना है, सरकार अगर चाहती तो मैं तो ओपनली बोल सकता हूं, क्योंकि मेरे को किसी चीज का डर नहीं है। जो जस्टिस A.K. गोयल थे, उनको अपॉइंटमेंट में बीजेपी सरकार ने उनको अपॉइंट किया। उनका खिलाफ शिकायत भी थी, उनके खिलाफ कोलिजियम जो IB की रिपोर्ट में भी बहुत गलत थी, परंतु उसको इग्नोर करके जो हमारे जस्टिस प्रेसिडेंट KR नारायणन साहब थे, उनके पास ऑब्जेक्शन था और उन्होंने फाइल को रोक दिया था। और उसको पास कराने के लिए, अप्रूवल लेने के लिए हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को यूज करा गया और तब वो फाइल की। अगर इतने एहसान मंद होते हुए भी अगर सरकार चाहती कि ये चीज कोलिजियम का जो ये सिस्टम है वो कंटिन्यू रहे, जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट ये बनाया है, तो वो सरकार करा सकती थी, क्योंकि वो सरकार के नॉमिनी थे और सरकार ने उनके रिटायरमेंट होने के बाद उनको NGT का चेयरमैन बनाया। तो कहने की बात और है, असली करने की बात और है। अगर सरकार चाहती, सरकार को यही सिस्टम ज्यादा सूट करता है, क्योंकि सरकार को ये जिनको नहीं बनाना है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं आदिश जी कि जो टकराव हो रहा है, उस टकराव की वजह कोई टकराव नहीं है। हाँ। कोई रियल में टकराव नहीं है, वो केवल दिखावटी है, दिखावटी है, हाथी के दांत सबके लिए है, ताकि जजेस भी कह सके हमारा तो सरकार से झगड़ा है, और सरकार भी कह सके कि हमारा तो भैया हमारी सुप्रीम से झगड़ा है, हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं लगा सकते। असली ये है कि जो इम्पोर्टेंट आदमी चाहते हैं वो सारे काम जुडिशरी से हो रहे हैं, सारे हो रहे हैं। हाँ, किसी में कोई रुकावट नहीं। हमारे जो मेरे एक ओपोनेंट थे, वो इसी तरीके की पॉलिटिक्स करते थे कि जजों को ये कहें कि ये जजेज तो ये जजी का काम प्रॉपर नहीं कर रहे हैं और ये तो सरकार के तरफ से काम कर रहे हैं, जो कि वो ऐसे डरा के काम कराना चाहते थे ताकि जजेज ये डर के कि भाई अगर हम सरकार के फेवर में देंगे तो एक मैसेज जाएगा कि ये तो सरकार के खिलाफ जजमेंट देने की ताकत नहीं रखते। परंतु ये बात गलत है जो उन्होंने बोला। ये बिल्कुल जजेज हमारे न्याय के हिसाब से, कानून के हिसाब से वो जजमेंट देते हैं। एक बात मुझे ये बताइएगा कि कई बार हमने कोर्ट में देखा है कि जो जूनियर्स लॉयर होते हैं या नॉर्मल लॉयर्स होते हैं, उन पर कोर्ट जुर्माना लगा देती है, नाराजगी जाहिर होती है। उस समय बार उनके साथ खड़ा क्यों नहीं होता? लेकिन अगर कोई एक वर्ग, जिसे मैं एलिट वर्ग कह रहा हूं, उसका मुझे ध्यान में भी है, एक हालांकि मैं जज का नाम भी नहीं लूंगा, एडवोकेट का भी नाम नहीं लूंगा, आपको भी ध्यान में होगा कि उनके एक आदमी को पीछे की कोर्ट में फटकार लगाई गई थी और उसके बाद जितने भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं वो वहां जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन आम एडवोकेट्स के लिए क्यों नहीं खड़े हो पाते? क्योंकि वो आम वकील उनको सपोर्ट नहीं करता, उनको आम वकील की जरूरत नहीं है। वो आदिश अग्रवाल को जरूरत है। आज के बाद
अब आप सही कह रहे हैं, मैं इसीलिए आज कह रहा के हूं। बाद आप मेरी बात से कोई उस समय, भी- अब आप उस समय मेरी बात से एग्री नहीं कोई कर भी रहे थे। जज- नहीं, अब आप मेरी बात से एग्री कर रहे थे कि दो वर्ग है, हाँ। एक एलीट है, एक नॉन एलीट है, और आप उस नॉन एलीट वर्ग से होते हुए उस क्लब में शामिल हुए हैं, यही मैं कहना चाह रहा था। बहरहाल आप अपनी बात पूरी करिए। कि कभी भी क्या होता है, हमने देखा है, जस्टिस अरुण मिश्रा मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश से 2 साल तक कोई भी जज नहीं आया जस्टिस वर्मा के रिटायरमेंट के बाद। परंतु जब लगा बीजेपी मोदी जी की आंधी आने वाली है, तो आंधी प्रधानमंत्री बनने से पहले अरुण मिश्रा जी का नाम रिकमेंड कर दिया गया, क्योंकि जुडिशरी को पता चल गया कि ये संघ से इनके फादर भी रहे, ये खुद रहे, तो उनका नाम रिकमेंड करके उनको जज बना दिया। कहने का मतलब ये है कि हर जगह एक, चाहे जुडिशरी हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, हर जगह ये देखा जाता है किसका दबाव या किसका स्ट्रॉन्ग स्टार होने वाले होल्ड है। एक मुझे जानकारी और दीजिएगा, जो वकील और जो आपने कहा, हाँ, दूसरा हाँ, कि 25 लाख रुपए का जो मेरे ओपोनेंट थे, कोर्ट ने ये अपनी पसंद की कोर्ट ढूंढकर दूसरी जगह केस डालते थे, उस पे 25 लाख रुपए का पेनल्टी लगाई, फाइन, कॉस्ट इंपोज करी। उन्होंने कॉस्ट कहां जानी थी? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एडवोकेट वेलफेयर फंड में जानी थी। हमारे उन ओपोनेंट ने वो 25 लाख रुपए की कॉस्ट जमा नहीं कराई, क्योंकि वो आम वकील के फायदे में वो 25 लाख रुपए जमा होने थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अपने जो नीडी जो एडवोकेट्स थे उनको देनी थी, और उनकी ये भी हिम्मत नहीं हुई कि उस ऑर्डर का रिव्यू पेटिशन डाल दें। जो कामनी जायसवाल जी हैं, वो हमारी अच्छी दोस्त हैं, मैंने उनको कहा कि आप इसमें रिव्यू पेटिशन क्यों नहीं डाल रहे हो? तो कहने लगी, आदिश क्या बताऊं, मैंने रिव्यू पेटिशन बनाई, परंतु दवे साहब बोले कि नहीं, अभी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये फाइन डबल हो जाएगा। चलिए, मैं उस पर नहीं जाता हूं। एक और बड़ा सीधा जो एडवोकेट जिनसे दो चार हो रहे हैं रोजाना परेशानियों से, वो है फाइलिंग। कोई पिटीशन आप फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसकी कोई मियाद नहीं है कि कब तक वो चेक होगा। कई एडवोकेट से जिनसे मैं हमेशा मिलता हूं, वो कहते हैं कि कभी 1 दिन में हो जाता है, कभी 2 दिन में हो जाता है, और कभी कभी तो महीनों लग जाते हैं। तो उनसे कैसे आप निजात दिलाएंगे? हमने मैटर टेकअप किया, हमने सेक्रेटरी जनरल से भी डिस्कस किया, आज हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। कुछ मामले अभी वैसे बहुत स्मूथ वो काम हो गया, एम्प्लॉयज की भी स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई, परंतु और इन्होंने कहा है कि 48 घंटे में हम लिस्ट कर देंगे अगर ऑब्जेक्शंस निपट जाएंगे। परंतु कुछ मामले जैसे जब अर्जेंट कोई कोर्ट में मेंशन कर देते हैं, तो उनकी मेंशन कर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई ये लिस्ट करो कल के लिए, तो स्टाफ पहले उन केसेस को अप्रूव करने में, नंबरिंग करने में, ऑब्जेक्शन निपटाने में लग जाता है। आपने ऑब्जेक्शन की बात की, ठीक है। अभी जो था, हाँ, जब ये फैग एंड ऑफ ये था वर्किंग का, तो 600 केसेस की मेंशनिंग हुई। हाँ, मेंशनिंग होने पर कोर्ट ने कहा, मेंशनिंग उन्होंने कही कि जो वर्किंग डेज है, छुट्टी नहीं है, जो हमारी छुट्टी चालू हुई है, उनमें वो केस लगा दो। तो सारे केस लग नहीं सकते थे, तो उस टाइम हमारा रजिस्ट्री को वो वाले पास करने पड़े सारा औरों को छोड़कर, तो उसमें टाइम लग गया। उन्होंने एक्सप्लेन किया, हमने एट लेंथ वी हैड ए डिस्कशन। और गलती एक और कर दी उन्होंने कि जब कोर्ट ने अलाउ कर दिया और सारे केसेस उस टाइम लिस्ट नहीं कर पाए, तो इन्होंने रजिस्ट्री ने वैकेशन में भी वो केस लगा दिए। हमारे वकील कोई छुट्टी पे, कोई अपना रिलीज जगह गया है, कोई पिकनिक पे गया है, तो वो वहां कोई फाइल नहीं लेके, ना कोई यूनिफॉर्म लेके गए, और उनका केस लिस्ट हो गया। तो हमने चीफ जस्टिस, इनको जो दोनों जजेज को, जो उनको हमने मुलाकात करी, उनको समझाया, और उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, जो भी कोई आगे से केस जब तक अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन नहीं लगी है, वो केस छुट्टियों में नहीं लगाया जाएगा। और कोई लग गया है गलती से, तो उस पर कोई एडवर्स ऑर्डर पास नहीं करा जाएगा, वो रेगुलर जो हमारी रीओपनिंग पर वो केस लगाया जाएगा। अब आपने ऑब्जेक्शन तक की बात की, जस्ट सपोज करिए किसी पिटीशन में डिफेक्ट आता है, अक्सर पिटीशंस में डिफेक्ट आता है,
अब डिफेक्ट क्योर करने के लिए आपकी तरफ से बोला जाता है कि आप ये सारे कागज जमा करा दीजिए। मैंने वो जाके सारे कागज जमा करा दिए, लेकिन उसकी भी तो कोई समय सीमा नहीं है कि वो कागज कब तक चेक होंगे, उसके लिए क्या होगा? नहीं, स्टेज 2 है। इमीडिएटली दैट हैज टू बी डन। और हमने ये भी बोल दिया है, आपने शुरू में कोई ऑब्जेक्शन था और आपने उसको मार्क नहीं किया, आपने कुछ और ऑब्जेक्शन मार्क कर दिए, वो वाले रिमूव कर दिए। जब आप दोबारा चेक करते हो तो जो कोई ऑब्जेक्शन पहले अवेलेबल था और आपने मार्क नहीं करा, देन रजिस्ट्री विल नॉट हैव एनी राइट टू रेज दैट ऑब्जेक्शन विच वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ चेकिंग दैट फाइल। वाह, बहुत बड़ा। क्योंकि यहाँ सिस्टम इतना एक गलत चला आ रहा था। जब मैं वाइस चेयरमैन था बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, उस टाइम जस्टिस आनंद वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उस टाइम के आप अपॉइंटमेंट का तरीका देखिएगा हाईकोर्ट के जजेस का, अगर चीफ जस्टिस रिटायर हो जाता था, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, या प्रोमोट सुप्रीम कोर्ट आ जाता था या ट्रांसफर हो जाता था, जो उसके नाम रिकमेंड किए हुए वो कॉलेजियम वापसी भेज देता था। इस कारण से 2-2 साल 3-3 साल ये फाइल इधर से उधर होती रहती थी। वकील जिसका नाम रिकमेंड किया हुआ था बेचारा वकालत छोड़ देता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कोई किसी तरीके का। तो मैंने जस्टिस आनंद को कहा, व्हाई यू आर रिटर्निंग दीज नेम्स बैक, whether you treat these judges are going to be the household servant of the chief justice, they have to work as a judge in the high court, they have not to see कि जी चीफ जस्टिस साहब की मेम साहिबा जो है उनको ये हाउस होल्ड सर्वेंट ठीक लगा या नहीं लगा, ये घर पे काम नहीं करना है। दे आर टू बी द कॉन्स्टिट्यूशनल जजेज, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने हैं उनके। तो जो एक बार चीफ जस्टिस ने रिकमेंड कर दिया, उस चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट पे, उसको सुप्रीम कोर्ट जाने पे या ट्रांसफर में आप नाम ले, और वो उन्होंने मेरी बात मानी। उसके बाद इतनी स्पीड से अपॉइंटमेंट्स हुई क्योंकि ये चला आ रहा था, किसी को सोचने का। ठीक है, लेकिन एक बात और ये भी होता है कि जो एडवोकेट्स कह रहे हैं कि जो नई वाली बिल्डिंग बनी है जिसमें एडवोकेट्स के चैम्बर बने हैं, वहां कैंटीन ही नहीं है। अभी सारी चीज अभी हम इंतजाम कर रहे हैं। कल हमारी मीटिंग हुई थी, कल पहली मीटिंग हुई है, और उसके अंदर जो आपने देखा एयरपोर्ट में पैसेंजर ओल्ड एजेड उनको ले जाने के लिए उस पे ऐसी हमने इंतजाम वो करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को हमने बोल दिया। और पास का सिस्टम है, पास का सिस्टम, हाँ पास का एक वहां दिक्कत है जो क्लाइंट्स के लिए। नहीं, वो बहुत बड़ी दिक्कत है कि पहले वो यहाँ आए, पास बनवाए, फिर वहां से नई बिल्डिंग में जाएंगे। नहीं, पास तो वहीं बनेगा। हाँ, लेकिन दिक्कत है ना, अगर एक बार आपने ऑथोराइज कर दिया कि नहीं जी ये तो मेरा मुवक्किल है, तो फिर वो उसी को दिखा के चला जाए। क्यों इतनी मेहनत करे? तो वो पास वहां से भी बनेंगे और हमारे वकीलों के लिए, क्लाइंट्स को भी अंदर की अंदर, जैसे उसमें 7-8 आदमी बैठ सकते हैं, जैसे आपने एयरपोर्ट पे देखा, वो वाला इंतजाम का जो हर समय चलती रहेंगी। क्योंकि आज ये आई एम सॉरी टू से, ना तो उस टाइम के चीफ जस्टिस ने ये देखा कि वकीलों के चैम्बर हमेशा ये पब्लिक यूटिलिटी है। पब्लिक यूटिलिटी पब्लिक के पास होनी होती है। इसको सबसे पहले बनाना था। जहां एंटर करते हैं उस कॉम्प्लेक्स में चैम्बर ब्लॉक सबसे पहले होने थे। स्टाफ का स्टोर रूम वे आखिर में हो सकते हैं। आप ये जो उल्टा हुआ, इससे हमारे वकीलों में बड़ा दिक्कत है। जो एक बार वहां चला गया उसको दोबारा यहाँ आने पार्किंग की प्रॉब्लम से कैसे निजात पाएंगे? पार्किंग का अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए आई एम गोइंग टू मीट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड आई एम 100% श्योर, 100%. If we point out the problem being faced by the lawyers, the present Prime Minister is ready to solve everything, and especially when I will be writing, when I will be meeting, because I have not sought any favor. दिल्ली हाईकोर्ट का एग्जांपल दे सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के ठीक सामने अंडरग्राउंड पार्किंग है, सब और जब प्राइम मिनिस्टर बगल में भी है, को पता नहीं है ये प्राइम मिनिस्टर। यहाँ आज कोई हम जो लीडर होते हैं वो केवल अभी तक का जो सिस्टम रहा है अपनी कमाई बढ़ाना, उनको कोई ये नहीं है कि आम पब्लिक, आम वकील कैसे तंग हो रहा है। क्योंकि उनकी तो गाड़ी बिल्कुल अंदर तक जाती है। उनका फाइल भी उठाने के लिए उनके क्लर्क हैं या जूनियर हैं। हमें आम वकील को देखना है। और ये प्रधानमंत्री को ये जब पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम है, जब हम बताएंगे ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज और सॉल्यूशन बताएंगे,
अभी इमीडिएटली इट विल बी डन। आखिरी सवाल आपसे लूंगा, कुछ आपके दिमाग में कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो आपको लगता है कि नहीं इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, जिससे और बेहतर चीजें हो सकें? एज एन अध्यक्ष ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट के हमारे कुछ 2600 रेगुलर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, उनके तिहाई के पास चैम्बर का प्रोविजन है। ये बनने के बाद भी अभी हमारे कम से कम 1200-1300 आदमी जो हैं बिना स्पेस के हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का वकील अगर सड़क पे खड़े होके क्लाइंट से बात कर रहा है तो एक डीटीसी में चलता हुआ आदमी क्या देखेगा, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है। ये वाला हमने क्यूबिकल, जब ये आपका न्यू कॉम्प्लेक्स में लेफ्ट साइड में जगह है जो रेलवे लाइन मेट्रो के साथ जो हमारे विद इन अवर कॉम्प्लेक्स, उसमें 7 मंजिल जो हैं, हम 1000 क्यूबिकल, और वो सरकार देगी, सरकार, भारत सरकार, मोदी सरकार से हम कराएंगे क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं है। और उसमें 5 बाई 5 फीट का रेगुलर अलॉटमेंट होगी, जिसमें कोई आपको, हमारे मेंबर को ना कोई बिजली का बिल देने का जरूरत है, ना पानी का खर्चा देने, ना मेंटेनेंस का देने का, ना कोई किराया देना है। जब उनको चैम्बर मिल जाएगा वो खाली कर देंगे। और मैं ये बता दूं आपको, कोई ये जब हमने बनवा दिए, नोबडी विल गो टू ऑप्ट चैम्बर, क्योंकि चैम्बर हैज बीन मेड इन ए वेरी वेरी रॉन्ग मैनर। उसका साइज बहुत छोटा रह गया जब डबल ऑक्यूपेंसी कर दी, और साथ में उनको किराया देना है, बिजली पानी मेंटेनेंस देना है। यहाँ पर क्योंकि सरकार का काम है न्याय सस्ता पहुंचाना, और पहुंचाने के लिए वकीलों के बिना सरकार न्याय नहीं पहुंचा सकती। और ये उनके लिए है जो आम आदमी को न्याय दिलाता है। ये जिनके पास चैम्बर नहीं है, ये वे वाले वकील हैं। जो बड़े हैं उनके पास बड़े ऑफिस हैं, उनके पास चैम्बर खानदानी चले आ रहे हैं, उनके क्लाइंट बड़े हैं। यहाँ आम जनता जो बेचारा न्याय जिसे नहीं मिल पाया, इतनी कोर्ट्स, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर यहाँ जब आता है, और एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की फीस का स्टैंडर्ड गिरता जाता है, क्योंकि क्लाइंट के पास इतनी पेमेंट फीस करने के पैसे ही नहीं बच जाते, क्योंकि नीचे वाली कोर्ट में वो बिल्कुल खाली हो जाता है। हमारे वकील जो न्याय दिलाने में जो काम करें, बहुत सस्ता काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारे वकील ये सोचते हैं कि हमें चाहे फीस कम मिले, परंतु आम आदमी को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि वो फीस ज्यादा नहीं दे सकता, इसलिए उसको न्याय नहीं मिले, वो हम नहीं चाहते। आदिश जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया, और आपने हमारे लिए समय निकाला। आदिश सी अग्रवाल हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह की योजनाएं वो आगे चलकर इम्प्लीमेंट करेंगे, चाहे पार्किंग की हो, चाहे चैम्बर की हो। और उन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट हमारे सामने बताया कि कैसे हम जो एडवोकेट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनकी जो परेशानियां हैं उसका समाधान वो निकालेंगे। लीगली स्पीकिंग में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।